वेलकम टू जूरिस क्रैक के सीपीसी लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेस जुडिकाटा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मेंस एज वेल एज एमसीक्यूज। किसी भी एग्जामिनेशन में रेस जुडिकाटा अगर उनके सिलेबस में सीपीसी है तो रेस जुडिकाटा से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई होता है। तो इसके बेट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लें। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा को डील करता है। एक सिंपल टर्म ये सुनिए, अगर किसी कोर्ट ने C1 कोर्ट है उसमें ए वर्सेस बी मतलब दो पार्टियों के बीच में कोई इशू पे या किसी मैटर पे डिसीजन आ चुका है, जजमेंट आ चुका है या जजमेंट आ चुका है। जजमेंट तब आएगा जब वो मेरिट पे सुना जाएगा, ऑन मेरिट। देन ये जो जजमेंट है इट विल वर्क एज ए कंक्लूसिव फाइनल। अब ये पार्टी ए एंड बी अब बार बार किसी कोर्ट C2 में या C3 में नहीं जा सकती है, क्योंकि ऐसे तो कभी डिसीजन फाइनल होगा ही नहीं। तो ये चीज़ को अगर हम लोग बांट के पढ़े, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, किसी भी कोर्ट को ऐसे किसी भी सूट को या इशू को ट्रायल नहीं करना चाहिए जो कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। पहला कि या तो डायरेक्टली वो हो या सब्सटेंशियली वो इशू में हो। इन अ फॉर्मल सूट, ये फॉर्मल सूट कौन सा होगा जिस पे डिसीजन ऑफ द कोर्ट आ चुका है और वो कंक्लूसिव बन चुका है बिटवीन द पार्टीज और द बिटवीन द पार्टीज अंडर वॉर्म दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग इन द सेम टाइटल। मतलब ए बी इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके सक्सेसर, जो भी लोग हो, अगर इनके बीच में फॉर्मल सूट में डिसीजन आ चुका है तो वो कंक्लूसिव बन चुका है। अब किसी कोर्ट को उसका ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। इन अ कोर्ट टू कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, और ये ऐसे कोर्ट जहाँ कि ये जो सूट इन्होंने लाया है उसे ट्रायल किया जा सकता है, और सूट इन विच द इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड सब है कि किसी भी सूट को आप ट्राई नहीं कर सकते हैं अगर सेम मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियल इशू रह चुका है या इशू रह चुका है बिटवीन द सेम पार्टी और बिटवीन द लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। मतलब उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनके सक्सेसर, उनके बीच में अगर कोई मैटर डिसाइड किया जा चुका है एंड हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस जुडिकाटा। तो ये इसका डायरेक्ट एक बार देख ले। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। किसी भी कोर्ट को अलाउ नहीं है ऐसे सूट को ट्रायल करने का जिनका मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू इन फॉर्मल सूट। फॉर्मल सूट में वो मैटर डायरेक्टली रहा है बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज वॉर्म दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग इन द सेम टाइटल। मतलब उन पार्टी मतलब ए और बी, ए वर्सेस बी। अब ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या ए के सक्सेसर्स या बी के सक्सेसर्स, है ना। तो ये लोग सेम पार्टीज इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और सूट इन विच सूट सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट्स। अगर सिंपल सा मैटर है, C1 के पास भी जुरिस्डिक्शन था, C2 के पास भी जुरिस्डिक्शन था। अब C1 ने उस मैटर M1 को डिसाइड कर दिया है A B के लिए और जजमेंट J1 दे दिया है, तो C2 के पास अगर कभी ये प्ली आता है AB या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उनके सक्सेसर के द्वारा कि सर हमारे सूट को फिर ट्राई कीजिए, तो C2 के पास जुरिस्डिक्शन तो है लेकिन स्टिल वो इसको ट्रायल नहीं कर सकता है क्योंकि मैटर हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड सच कोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है कि हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय कोर्ट। इससे क्या होता है, जैसे फाइनली डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑन द मेरिट इट बिकम द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। फाइनल डिसीजन है, आप अपील कर सकते हो लेकिन इस कोर्ट के लिए तो फाइनल डिसीजन हो गया। तो इसी को हिंदी में पूर्व न्याय क्यों कहते हैं। कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा जिसके प्रत्यक्ष या सारथ डायरेक्टली और सब्सटेंशियली विवाद विषय उसी के हक अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे उनसे कोई वाद करते हैं। किसी पूर्ववर्ती वाद में ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्ष था और सारथ विवाद बढ़ रहा है, तो ऐसे पक्षवर्ती वाद या उस वाद का जिसमें ऐसे विवादात्मक वाद में उठाया गया विचारण करने के लिए सक्षम था, ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है, अंतिम रूप से निर्मित किया जा चुका है। अंतिम रूप से निर्मित किया जा चुका है, दैट इज द फाइनल थिंग। हमने ये समझा। आइए इसके 8 एक्सप्लेनेशन है
एमसीक्यूज में आते हैं, इसको हम लोग अलग लेक्चर में डील करेंगे, लेकिन याद रखिए एक्सप्लेनेशन 4 MCQ में बहुत पूछा जाता है, इस पे पूरा एक लेक्चर हम लोग देंगे। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, जो ग्राउंड बनाए जा सकते थे वो नहीं बनाए गए तो उसे माना जाएगा वो ग्राउंड थे, लेकिन इसको बेहतर ढंग से समझेंगे हम लोग इसमें एमसीक्यूज में। अब हिस्टोरिकल ऑरिजिन ऑफ रेस जुडिकाटा देखिएगा तो सारे जो भी हमारे हिस्ट्री के जो भी लॉ सिस्टम है ना, वहाँ पे ये रेस जुडिकाटा मिलता है, क्योंकि बिना रेस जुडिकाटा के सिस्टम चल ही नहीं सकता है। कैसे? कॉमन लॉ, इंग्लिश लॉ में आप देखिएगा तो अर्लीस्ट रूल ऑफ रेस जुडिकाटा अपीयर टू हैव बीन अ केस ऑफ डचेस किंगस्टन इन 1776, इतना पुराना। अगर वही रोमन लॉ की बात करते हैं, द रेस जुडिकाटा डॉक्ट्रिन बेयर्स क्लोज रिलेवेंस टू द एक्सेप्शियो रियो जुडिकेटाई, द रोमन प्ली ऑफ फॉर्मर जजमेंट, वहां भी आपको मिलेगा। अगर हिंदू लॉ की बात करें, इन द एंशिएंट हिंदू लॉ रेस जुडिकाटा वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द पूर्व न्याय, फॉर्मर जजमेंट। अगर मुस्लिम लॉ की बात करें तो वहां भी अप्लाई करते थे एसेंस ऑफ रेस फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि एक बार अगर डिसाइड कर दिया है दोनों लोगों के बीच में, अब बार बार वो लोग अगर जा रहे हैं किसी कोर्ट में तो कोर्ट का भी टाइम खराब हो रहा है, उनका भी। अर्लियर आर्टिकुलेशन विद इन द कॉमन लॉ ऑफ द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा appeared to have in the case of Duchess of Kingston in 1776. In deciding the case, Chief Justice Sir William de Grey laid down the following of quoted principle. The judgment of a court of concurrent jurisdiction, C1 भी है और C2 है, दोनों के बीच में जुरिडिक्शन क्या है? दोनों कोर्ट के पास, C1 के पास भी जुरिडिक्शन है, C2 के पास है। Directly upon the point is a plea, a bar as evidence conclusive between the same parties upon the same matter directly in question in another court। अगर C1 ने एक जजमेंट दे दिया है J1 और ये दोनों पार्टी A और B हैं और मैटर M1 है, तो अब ये मैटर को यहाँ लेके जाए, या ऐसा मैटर जो M1 को डायरेक्टली, तो ये कोर्ट अब ट्रायल नहीं कर सकता, क्योंकि ये जजमेंट विल बिकम अ बार, विल बिकम अ एविडेंस, इट विल बिकम कॉन्क्लूसिव, कि आप इसको ट्रायल नहीं कीजिए क्योंकि ये फाइनल हो चुका है। इसी चीज को समझना है। रेस जुडिकाटा इज बेस्ड अपॉन 3 लैटिन मैक्सिम, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये चीज आपको लिखना ही होगा। रेस जुडिकाटा इज अ लैटिन टर्म फॉर अ मैटर ऑलरेडी जज एंड रिफर टू द लीगल डॉक्ट्रिन व्हिच प्रोहिबिट्स द कंटिन्यूड लिटिगेशन ऑफ केस। क्या करना चाहता है? कंटिन्यूड लिटिगेशन ऑफ केस को रोकना चाहता है कि यहाँ भी वहाँ भी बिटवीन द सेम पार्टीज व्हिच हैव ऑलरेडी बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। जिसे कोर्ट ने सुन लिया है, ऑन द मेरिट सुना है, दोनों पार्टी को सुनने के बाद एक डिसीजन दे दिया। अब इस डिसीजन को आप नहीं मानिएगा और आप दूसरे कोर्ट में घूमते रहिएगा, इससे क्या बर्बाद होने वाला, ये चीज हम देखते हैं अभी। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन द वेरियस लैटिन मैक्सिम। सबसे पहले Nemo debet lis vexari pro idem causa, which means that no man should be tormented twice for the same cause. No man should be vexed twice for the same cause. मतलब कि एक बंदे को जिसका आपने एक बार जिसके खिलाफ एक एग्जाम्पल लीजिए, सॉरी मान लीजिए A वर्सेस B था, दोनों के बीच में मैटर था प्रॉपर्टी को लेके। कोर्ट ये दोनों C1, अब इन दोनों के बीच में C1 भी था ऑप्शन, C2 को इन्होंने C1 को, कोर्ट C1 को चुना, C1 कोर्ट को, दोनों आ गए यहाँ पे लड़ने के लिए, सूट फाइल कर दिया, सूट हो गया फाइल। अब प्लेंट फाइल हुआ तो सूट फाइल हो गया, ए ने प्लेंट फाइल एज ए प्लेंटिफ। अब इस सूट को कोर्ट ने ऑन मेरिट हर्ट किया, उसके बाद एक जजमेंट लिखा, जजमेंट में बोला कि नहीं ये बी के ही है, बी ही का ओनरशिप है इस पे। जब एक बार भी ओनरशिप हो गया है, कंक्लूसिव डिसीजन कोर्ट C1 ने दे दिया है, तो अब क्या हम C2 के पास जाएंगे फिर से सारा कुछ लेके? नहीं जाएंगे। इससे बार बार तो इसको क्या परेशानी हो रहा है, ट्वाइस टुगेदर। तो यही बोला, विच मीन्स दैट नो मैन शुड बी टॉर्मेंटेड ट्वाइस फॉर द सेम काउज। तो याद रखिएगा, नेमो डेबिट लिस वेक्सारी प्रो इडम काउजा, which means no man should be tormented twice for the same cause। वही काउज था कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जब C1 ने मुझे बता दिया कि आई एम द ओनर, फिर से जो हमारा पार्टी जो हार गया केस, जो प्लेंटिफ फिर प्लेंटिफ बन के चला जाता है किसी C2 में, इससे नहीं होता। आप अपील करो, आप अपील के लिए फ्री हो, लेकिन आप सेम मैटर को लेके आप फिर से चाहेंगे प्लेंट करके सूट दाखिल करें, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आइए सेकंड लीडर में, इंटरेस्ट रिपब्लिकाई उट सिट फिनिश लीडियम। इंटरेस्ट Republicae ut sit finis lidium, which means that it is in the interest of state that there should be an end to litigation। जितना जल्दी न्याय होगा उतना जल्दी लोगों में कुछ भी भ्रांति है, जो भी उनके
इकोनॉमिकल है, कॉस्टिंग है, उनको फेथ अंडर जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, सब कुछ तो इंक्रीज करेगा। आप अपने काम पे ज़्यादा कंसंट्रेट कब कर पाइएगा, जब आप कोर्ट कचहरी से दूर रहिएगा। अगर आप कोर्ट के ही रोज डेट पे आ रहे हैं तो आप अपना काम क्या करिएगा? अगर आप काम नहीं करिएगा, देश के हर एक एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी पे इफेक्ट करता है। एट द एंड प्रोडक्ट आपके एक्टिविटी, आपके इकोनॉमिकल एक्टिविटी से देश बढ़ता है। और अगर लिटिगेशन को कोर्ट नहीं रोके, आज C1 में, कल C2 में, कल C4 में, तो एक तो आपका जो पूरा का पूरा रिसोर्सेज है उस, आज अगर हमारे पास 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है, अगर अगर हम रेस जुडिकाटा को नहीं लाएं तो 40 करोड़ केस पेंडिंग हो। जो जो व्यक्ति हारेगा वो C2 में चल जाएगा, फिर जो हारेगा फिर C3 में चल जाएगा। ऐसे तो कोई इन होने वाला नहीं है। और जो भी स्टेट है उस पर इतना ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, उसकी जुडिशरी पे लोगों का फेथ कम हो जाएगा कि हमने, अगर मैं मान लो मैं जीत भी जाता तो क्या हो, फिर हमें C2 में लड़ना, फिर मैं C3 में लड़ता हूँ। तो ये एक साइकिल बन जाएगा, साइकिल ऑफ सॉरो, मतलब इसमें दुख के सिवा कुछ नहीं मिलना है। तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ रिपब्लिक दैट यू हैव मस्ट हैव टू प्रोवाइड अ फाइनलिटी टू एवरी डिसीजन। आप हर एक डिसीजन को जो कोर्ट ने ऑन द मेरिट फाइनली हर्ड कर लिया है और उस पर जजमेंट आ चुका है, उसे क्या मानिया जाए? उसे माना जाए कि वो एक सही डिसीजन है और देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। इस तरह से इन किया जाए जिससे स्टेट का रिसोर्सेज बचे, पब्लिक का रिसोर्सेज बचे और वो एक कंसंट्रेटेड वर्क कर पाए। और थर्ड जो लैटिन मैक्सिम है वो है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ओकोपाइटर, मतलब विच मीन्स दैट अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। जो भी जुडिशियल डिसीजन कोर्ट दे रहा है आफ्टर हियरिंग द केस, उसे क्या मानना चाहिए? एज ए एक्सेप्टेड एज करेक्ट मानना चाहिए। तो रेस जुडिकाटा इसी से निकला। ये पूरा एक लिटिल लीगल मैक्सिम था जिसे हल्के हल्के वक्त के साथ हमने काट दिया और बस बस गया रेस जुडिकाटा। मतलब इसे पढ़ सकते हैं रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ओकोपाइटर, जिसका मतलब होता है कि जो भी जुडिशियल डिसीजन ऑन द मेरिट आया है वो उसे हमें एज एक्सेप्ट, एज ए करेक्ट करना चाहिए, वो कंक्लूसिव उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये 3 लीगल मैक्सिम पे पूरा का पूरा रेस जुडिकाटा बेस है। नेमो डेबिट लिस वेक्सारी प्रो इदम काउजा इंटरेस्ट रिपब्लिकाए उट सिट फिनिश लीजिए और रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ओकोपाइटर। मतलब पहला कि आप एक आदमी को बार बार तंग नहीं कीजिए, दूसरा ये इंटरेस्ट में नहीं है रिपब्लिक के, ये इंटरेस्ट में नहीं है स्टेट के कि किसी लिटिगेशन को चलाता रहे, इससे उसके सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, फेथ इन द जुडिशरी खत्म हो जाएगा। तो आखिर इंटरेस्ट में क्या है? तो इन द इंटरेस्ट ऑफ रिपब्लिक टू इन द लिटिगेशन। उसी साथ ही रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ओकोपाइटर ये कहता है कि जो भी जजमेंट आ जाए, जो भी जुडिशियल कोर्ट की डिसीजन आ जाए, उसे क्या मानना चाहिए? उसे करेक्ट मानना चाहिए, इसका जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए। ठीक है। अब जो रेस जुडिकाटा 2 इंपॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसी और प्राइवेट पॉलिसी पे बेस है, ये हम समझ चुके हैं। पब्लिक पॉलिसी में क्या है? जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड करेक्ट, रेस जुडिकाटा प्रोवाइडेड एक्वाइटर और इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी इंटेलिगेशन। इन द इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट देयर शुड बी एन इंटेलिगेशन, दैट इज इंटरेस्ट रिपब्लिकाई उड सेट फिनिश लीजियम। और प्राइवेट पॉलिसी में क्या? किसी व्यक्ति को बार बार मत तंग कीजिए। नो मैन शुड बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम काउज, दैट इज द नेमो डेविड लिस वेक्सारी प्रो इदम काउजा। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को अगर आप बार बार उसी चीज के लिए तंग कीजिएगा तो ये सही नहीं है। तो रेस जुडिकाटा ये 2 केसेस पे बेस करता है। अब रेस जुडिकाटा का बेनिफिट क्या है? फाइनलिटी इन लिटिगेशन, नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस ऐसे। मतलब एक तो लिटिगेशन फाइनल होता है, दूसरा कि बार बार किसी एक व्यक्ति को तंग नहीं किया जा सकता है फॉर द सेम कॉज, फॉर द वेक्स उससे नहीं किया जा सकता, उसको टॉर्मेंटेड नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए याद रखिएगा, एक तो लिटिगेशन को फाइनलाइज करना, जैसे लिटिगेशन फाइनलाइज हुआ दे आर बोथ कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। और ये लिटिगेशन को क्या बनाता है? ये जो जजमेंट होता है उसे कंक्लूसिवनेस देता है। कंक्लूसिव शब्द इतना हार्ड है कि एक बार अगर कंक्लूसिव कोई चीज हो जाए ना, उस पर आप एविडेंस तक लीड नहीं कर सकते हैं। एवॉइड कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज, कैसे? अगर मान ली C1 के पास भी डिसीजन देने की पावर है, C2 के पास भी है, C3 के पास भी है, आपने C1 को चुना, अगर रेस जुडिकाटा नहीं होता, आपका जजमेंट आता J1, आप फिर C2 में जाते, फिर J2 आता है, C3 में जाते J3 डिसीजन आता, ये तीनों हो सकते थे, डिफरेंट डिफरेंट व्यू देते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू देते हैं, सेम ही पॉइंट ऑफ लॉ, सेम ही जुरिस्डिक्शन पे और अलग अलग जजमेंट है, तो क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू नहीं लगता। क्या डिसीजन में यूनिफॉर्मिटी होता? हर एक कोर्ट का हो सकता है कि डिसीजन कुछ और होता। इकोनॉमिकल नहीं होता। एक बार C1 में आपने 10,000 खर्च किया, फिर C2 में 10,000 खर्च किया, C3 में 10-20,000, महंगाई तो बढ़ेगी ना। 10,000 20,000 होगा, आपको 40,000 जहाँ पे 10,000 खर्चा होना था। तो रेस जुडिकाटा कंक्लूसिव बनाता है, डिसीजन को यूनिफॉर्म बनाता है, कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू को हटाता है, साथ ही साथ इकोनॉमिकल बनाता है। इतना बड़ा फायदा आपको रेस जुडिकाटा देता है।
तो रेस जुडिकाटा इज अ प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी इन लिटिगेशन, लॉ ऑफ स्टॉपेल बेस्ड अपॉन द जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। अब रेस जुडिकाटा कहाँ अप्लाई होता है? एक तो सिविल लॉ हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ तो अप्लाई होगा। रिट पिटीशन में भी रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है, और ये केस है दरियाओ सिंह अदर स्टेट, दरियाओ एंड अदर वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी, अदर वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसके साथ रिट पिटीशन, अगर आपने रिट पे अगर आप हम किसी एक अलग लेक्चर सीरीज में इसमें देखेंगे कैसे रिट पे ये पिटिशन अप्लाई होता है। उसी तरह से आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे भी अप्लाई होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, इंटरिम ऑर्डर, टैक्सेशन मैटर। टैक्सेशन मैटर में उतना स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होता, लेकिन ये सारे केस में क्या है कि आपको रेस जुडिकाटा बिकम एप्लीकेबल, क्योंकि रेस जुडिकाटा बेसिकली क्या देता है? इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ रिपब्लिक टू इन द लिटिगेशन। वो किसी तरह का लिटिगेशन हो, वो क्रिमिनल लिटिगेशन हो, सिविल लिटिगेशन हो, आर्बिट्रेशन हो, रिट हो, सबको करता है। इट इज इन द इंटरेस्ट रिपब्लिकाए, क्या है? इंटरेस्ट रिपब्लिकाए उटसिट फिनिस लीदियम और नेमो डेबेटलीज वेक्सारी प्रोविदम काउजा, इस पे बेस्ड है। आइए, एक्सेप्शन टू रेस जुडिकाटा इन द केस ऑफ राजू राम सिंह वसावे वर्सेस महेश देवराव विवाह पुड़कर 2008, सुप्रीम कोर्ट हैज laid down three exception to the rule of res judicata। पहला, when the judgment is without jurisdiction। अरे भाई, जजमेंट अगर आपको जुरिडिक्शन नहीं है, इट बिकम जीरो, नल एंड वाइड। और ये बात आज से थोड़ी, 1954 के किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान के केस से हम बोल रहे हैं, 1954 के केस से, कि अगर किसी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उसके पास जुरिडिक्शन नहीं है जुरिडिक्शन नहीं है, तो अगर लैक ऑफ जुरिडिक्शन है तो देन द डिसीजन इज नल एंड वाइड। और व्हेन एवर एंड वेयर एवर वी कैन सेट अप, यहाँ तक कि रेस जुडिकाटा हो, चाहे वो स्टॉपेल हो, किसी से कहीं भी उसे लगा नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ अगर एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग में भी अगर हम उठा लिए, हमने नहीं उठाया उसे शुरुआत में, तब भी वो काम करेगा। मतलब अगर वो जजमेंट विदाउट जुरिडिक्शन है, वो कोरम नॉन जुडाइस, उसका कोई वैल्यू नहीं इन द आइज ऑफ लॉ। व्हेन मैटर इन्वॉल्व्स अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो उस केस में भी आपको मिल जाता है एक्सेप्शन। व्हेन जजमेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कमिटिंग फ्रॉड ऑन द कोर्ट, फ्रॉड एंड जस्टिस कैन नॉट लिव टुगेदर, ये लीगल मैक्सिम है। फ्रॉड एंड जस्टिस कैन नॉट लिव टुगेदर। जहाँ पे न्याय है वहां पे फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो अगर आपने फ्रॉड के द्वारा, किसी ने फ्रॉड के द्वारा कोर्ट से जजमेंट ले लिया है, तो क्या होगा? वो भी रेस जुडिकाटा नहीं होगा। तो नो रेस जुडिकाटा, लैक ऑफ जुडिक्शन और डिसीजन विदाउट मेरिट, इन दोनों केस में क्या होगा? कोई रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होता। सिंपल सी बात है। लाइक इसी केस, इसी मतलब करण सिंह वर्सेस चमन पासवान को फिर से कोर्ट ने, डॉक्ट्रिन वुड नॉट अप्लाई इफ द जजमेंट बाय कोर्ट लैकिंग इनहेरेंट जुरिडिक्शन और व्हेन द जजमेंट इज नॉन स्पीकिंग। वाइड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रमोद गुप्ता डेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर 2005 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को रिट्रीट किया है। अगर डिसीजन विदाउट मेरिट आया है, उस मेरिट पे नहीं आया, उसे सुना नहीं गया, उसे डिफरेंट किसी ग्राउंड पे डिफॉल्ट पे उसे उसको रद्द कर दिया, डिसमिस कर दिया गया है, तब भी वो नहीं। इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर वर्सेस जगदीश शरण अग्रवाल एंड अदर्स, Supreme Court, the Apex Court held that where the matter has not been decided on merit earlier, the doctrine of res judicata is not applicable। क्योंकि res judicata अप्लाई कब होता है? जब there is an application of judicial mind। और यहाँ पे तो जब डिसीजन मेरिट में नहीं, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, तो यहाँ पे ये नहीं हुआ, देन इट्स नॉट फॉर्म रेस जुडिकाटा। बेसिक कंसेप्ट को समझिए। इशू तीन तरह के हो सकते हैं, सबको पता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अगर इस दोनों से अगर कुछ आ रहा है तो ये एक्सेप्शन फॉर्म करेगा। व्हेन मैटर इन्वॉल्व्स अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट ऑपरेट एज एन एक्सेप्शन ऑफ रेस जुडिकाटा, एंड व्हेन देयर इज अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, द कोर्ट डिसाइड ओनली ऑन द टेक्निकल ग्राउंड एंड इज आल्सो सर्व एज एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा। मूवमेंट रेव पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मोरनमार, लगता है चेन्नई का ये केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, पढ़ कर ये चीज समझ सकते हैं। तीसरा जो मैंने आपको बताया, फ्रॉड एंड जस्टिस कैन नॉट लिव टुगेदर, इस बात को बताया जा रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा वुड नॉट अप्लाई द डिग्री हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय प्रैक्टिसिंग मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड ऑन द कोर्ट or where the proceeding had been taken altogether under a special statute, or most of finding in the earlier would not operate as res judicata। So, section 44 of Indian Evidence Act says that if the previous judgment is proved fraud, collusion, secret or illegal cooperation, incompetency of court, then such judgment does not have effect of res judicata। सिंपल सी बात है। और याद रखिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल उन
criminal as a civil matters, है ना? And only an issue directly and substantially decided in the earlier suit would operate as res judicata, where the decision had not been given on merit. It would not operate in a case against the judgment and degree, and court below the appeal is pending in the appellate court. The judgment of the court below be held to be final, and the finding recorded therein should not operate as res judicata. अगर मेरिट पे नहीं है तो फिर जजमेंट नहीं होगा, और अगर उसे अपील में जहाँ पे भी उसे मेरिट पे सुना जाएगा वही रेस जुडिकाटा फॉर्म करेगा। अदरवाइज अगर अपील पे अगर उसे मेरिट पे नहीं सुना गया तो उसे रेस जुडिकाटा फॉर्म नहीं करेगा। In Subramaniam Swamy was a state of Tamil Nadu, AIR 2015, the Supreme Court explained the concept of res judicata in the following words. The literal meaning of res is everything that may form an object of rights and include an object, subject matter or status. And res judicata literally means a matter already adjudged. मतलब रेस का मतलब है ऑब्जेक्ट, राइट, मैटर, सब्जेक्ट मैटर, और रेस जुडिकाटा का मतलब है अ मैटर ऑलरेडी जज। एक सब्जेक्ट मैटर को ऑलरेडी जज किया जा चुका है, ऑब्जेक्ट ऑफ राइट्स को ऑलरेडी एडजस्ट किया गया, अ थिंग जुडिशियली एक्टेड अपॉन और डिसाइडेड, थिंग और मैटर सेटल बाय द जजमेंट। उसको डिसाइड कैसे किया गया? जुडिशियली माइंड लगाया गया वहां पे, और देन उसे डिसाइड कर दिया गया, उस मैटर को सेटल कर दिया गया दोनों के बीच। तो रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ओकोपाइटा इज अ फुल मैक्सिम व्हिच हैज ओवर द ईयर shrunk to res judicata, which means the res judicata is accepted for truth. Res judicata pro veritate okopaiter is full maxim ये था, अब ये shrunk करके res judicata बन चुका, और हमने पढ़ा कि इसको एज ए res judicata pro veritate मतलब जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड, judicial must be accepted as correct, है ना? The doctrine contains the rule of conclusiveness of judgment, which is based partly on the maxim of Roman jurisprudence. Interest republicae ut sit finis lidium and nemo debat lis vixari pronout edam causa. Essential condition for res judicata देखिए, in the case of Lona Kutty versus Thoman AIR 1976 में 3 जजेस बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा कुछ essential condition. In the matter directly and substantially in issue, in the subsequent suit or issue must be same matter which was directly and substantially in issue either actually or constructively. आपको मैंने बोला कि explanation 4 किसको डील करता है? res judicata को। explanation 1 is to be read with the this condition. इसमें कहना यही है कोर्ट का कि अगर कोई मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियल इशू में सब्सिक्वेंट सूट में, चाहे वो एक्चुअली हो या कंस्ट्रक्टिवली हो, तो वो डायरेक्ट वो मतलब वो भी फॉर्म कर जाएगा एज जुडिकाटा। तो अगर आप पढ़ना, मैं बताता हूँ सेक्शन Explanation 1. The expression form a suit shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto. सिंपल सी बात है, कोई सूट अगर भले 2022 में एक हुआ और एक 2021 में इंस्टीट्यूट हुआ, तो फॉर्मल सूट ये होना चाहिए। लेकिन रेस जुडिकाटा के हिसाब से डिसीजन जिसका पहला, अगर 2021 वाले का डिसीजन पहले आएगा तो ये बनेगा 2022 वाले का डिसीजन। अगर 2022 वाले का डिसीजन आ गया तो इट विल बी अ बार 2021 वाले सूट के लिए। यही सेक्शन एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है। द फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन अ सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर वॉर्म दे और एनी वन ऑफ देम क्लेम, मतलब वो किसके बीच में होना चाहिए? सेम पार्टीज के होने चाहिए, या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, उनके सक्सेसर होने चाहिए, उनके एजेंट्स होने चाहिए, मतलब पार्टीज सेम होने चाहिए। ठीक है, पार्टीज बदलेगी तो मैटर तो नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन 6 इज टू बी रीड। एक्सप्लेनेशन 6 कहता है where person litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves, whether all person interested in such right shall for the purpose of this section be deemed to claim under the person so litigating. वो अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट में सारे लोग, जितने भी लोग उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, उनके लिए रेस जुडिकाटा वो बन जाएगा। द पार्टीज aforesaid said must have litigated under the same title in the former suit. दोनों ये इंटरकनेक्टेड है। ये दोनों क्या इंटरकनेक्टेड इसलिए कि दोनों पार्टी जो लड़ी है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वो सेम होगी, या अंदर द सेम टाइटल, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव सूट में, फॉर्मर सूट में ये लड़ रहे होंगे। The court which decided the former suit must be a court competent to try the subsequent suit or suit in which such issue is subsequently raised. Explanation 2 is read with explanation 8. ये 1976 में 7 और 8
ऐड किया गया है। द कोर्ट विच डिसाइडेड द फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट इन विच सच इशू इज सब्सिक्वेंटली रेज्ड। कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होनी चाहिए, दोनों तरह की, सब्सिक्वेंटली भी और फॉर्मल भी। द मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियल इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी हैव बीन हर्ड, ये हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड कोर्ट इन द फॉर्मल सूट इन द फर्स्ट सूट, इसे सुना गया हो on the merit, third and finally decided court. Explanation 5 is read with this condition 7 extended section to execution proceeding. और 7 क्या कर रहा है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्सक्यूशन भी 1976 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया। अब जो आपका रेस जुडिकाटा है वो एक्सटेंड करता है कहाँ तक, एक्सक्यूशन, वही हम एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग पर पहुंचे नहीं है इसलिए, लेकिन इट्स आल्सो अप्लाई टू द एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग। क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में, क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग में या नहीं होता है, आप बता सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन 5 आपको कहता है क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। एनी रिलीफ क्लेम इन द प्लेंट विच इज नॉट एक्सप्रेसली granted by the decree shall for the purpose of this section is be deemed to have been refused. अब द मैटर डायरेक्टली, अब इसमें क्या किया गया एक्सप्लेनेशन 5 में समझिए, ये कहा गया इसमें द मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियल इशू इज द सब्सिक्वेंट मस्ट बी हैव बीन हर्ड। कोर्ट ने पूरे मैटर को सुना, मैटर कोर्ट ने क्या किया, हर्ड किया, देन उस पर एक डिसीजन दे दिया। अब इस एज पर एक्सप्लेनेशन 5 आपने रिलीफ मांगा 5, कोर्ट ने ग्रांट किया 2 रिलीफ, कोर्ट ने ग्रांट किया 2 रिलीफ, ये जो बाकी 3 बचे इन्हें मान लिया जाएगा कि रिफ्यूज कर दिया गया एज पर एज एक्सप्लेनेशन 5। अब कोर्ट से एक्सप्लेनेशन 8 एक्सटेंड द एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन टू एन इशू हर्ड एंड डिसाइडेड कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन। अगर किसी ने लिमिटेड जुरिसडिक्शन वाली कोर्ट ने भी अगर दिया है डिसीजन तो उसे भी माना जाएगा रेस जुडिकाटा। ये फ्रॉम द मुल्ला सीपीसी। अब ये एसेंशियल कंडीशंस थे, यहाँ तक हमने एसेंशियल कंडीशन देखा। एसेंशियल अब हम लोग जाएंगे शिवदान सिंह वाले केस में और यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केस इसका शिवदान सिंह वर्सेस दरियागुमा, और उसके बाद इसके एसेंशियल कैरेक्टर्स को देखेंगे, एक बार फिर से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इसका रेस जुडिकाटा का इन डिटेल्स। तब भी हम लोग जल्दी निकल रहे रेस जुडिकाटा से। थैंक यू।